इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हूँ और ये करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो है। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है और ये वीडियो है, लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो डाले जा रहे हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब तक इसे की लाभ पहुंच सके, सब तक ये शिक्षा पहुंच सके। इसलिए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग बातें करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में और आज हमारा मुद्दा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, जो विदेशी अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए सवालों पे बातें करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पर हम बातें करेंगे ऊपीजे और ऊपीपीसीएस के दृष्टिकोण से। बिहार है, बिहार पीसीएस है, बिहार एपीओ है, उसके भी दृष्टिकोण से हम मंथन करेंगे, उसके भी दृष्टिकोण से हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं भारत म्यांमार के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इंटरनेशनल रिलेशन, और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोग बातें करेंगे भारत और म्यांमार के बारे में। भारत और म्यांमार के बारे में हम बातें करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं इसके बारे में बातें करेंगे। तो हेडिंग डाल लें भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार से पहला सवाल है और ये है कि भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर, नोट भी करते चलेंगे, भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू बिन मिंत ने 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में, 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में भारत की राजकीय यात्रा किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यही पूछ दिया जाएगा कि म्यांमार के किस राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा हाल ही में किया है या इस वर्ष किया है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? यू बिन मिंत ने किया है। और यू बिन मिंत ने भारत के 2 पर्यटन शहरों का भी दौरा किया। अब यही पूछ दिया जा सकता है कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने कहाँ की यात्रा किया था, तो उसका आंसर क्या है? वो आंसर होगा बोधगया और आगरा। बोधगया और आगरा की इन्होंने यात्रा किया। यहीं पर नोट कर लें। म्यांमार के राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के साथ बोधगया तथा आगरा की यात्रा किया। बोधगया तथा आगरा की यात्रा किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो म्यांमार ने ये सहयोग देने पर बल दिया कि आने वाले समय में जो भाभा कैंसर सेंटर है मुंबई का, वहाँ पे कैंसर के इलाज के लिए उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उपकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया कि कैंसर के इलाज के लिए उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। यहीं पर नोट कर लें स्टार ना के। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भाभा ट्रान 2, ये भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है,
भाभा ट्रान टू नामक उपकरण कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध कराएगा। कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध करवाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने इतना करने के बाद भी कुछ न कुछ किया, और भारत ने कहा कि जो आपके यहाँ का बागान विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, उस बागान को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं और आपके बागान का स्वागत करते हैं। यानी कि यहाँ पर एक सवाल मिला कि बागान जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है वो किस देश का धरोहर है, किस देश का धरोहर है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? म्यांमार। यहीं पर नोट कर लें स्टारना के। म्यांमार के बागान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने का भारत ने स्वागत किया। तो बागान इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है, स्वागत किया। तो ये है म्यांमार से 3-4 सवालों को मैंने निकाला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अगर बाय द वे सवाल बनता है तो यहीं से सवाल पूछा जा सकता है, यहीं से सवाल बन सकता है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं, और वो बातें कर लेते हैं भारत अमेरिका के संबंध है जो 2020 में रहे हैं, उन संबंधों पर बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सवाल पूछा ही जाना है। अभी समीक्षाधिकारी में भी, उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी में भी एक सवाल पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत की यात्रा किए और उनकी जो पत्नी है मिलानिया ट्रंप, वो दिल्ली गई थी, और दिल्ली जाने के पश्चात उन्होंने एक छोटे बच्चों के स्कूल में भी भागीदारी निभाई थी, और भागीदारी निभाने के साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे चर्चा भी किया था, वहाँ पे बच्चों से बात भी किया था, और यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि समीक्षा अधिकारी में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और उसमें कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी या प्रथम महिला, अमेरिका की प्रथम महिला मिलानिया ट्रंप फरवरी के महीने में भारत की यात्रा पर रही, और उसके बाद उसने क्या कहा, और फिर कहा कि वह दिल्ली के एक स्कूल में बच्चों से मिलने गई और वहाँ पर योग की क्लास भी किया। तो बहुत लोग सोचे कि ना तो एक सही है ना तो दो सही है। मिलानिया ट्रंप अब उस समय बहुत चर्चा में रहा कि उनकी पुत्री आई थी इवानिया ट्रंप। तो इवानिया ट्रंप ज़्यादा हाईलाइटेड रही, आगरा गई, तमाम जगहों पे वो रुक के भी उसने योगा क्लास किया। तो लोगों ने सोचा कि मिलानिया ट्रंप कहीं ना आए हो, लेकिन मिलानिया ट्रंप भी आई थी और अमेरिकी पहली फर्स्ट लेडी, और जाके वो दिल्ली में मिली भी थी बच्चों से, उनसे वार्तालाप भी किया था, प्रशंसा भी किया था। तो इस तरह ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से सवाल निकलेंगे, और कहाँ पर उनका स्वागत किया गया था ये पूछा जा सकता है। तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में जो ट्रंप थे उनका भव्य स्वागत हुआ, नमस्ते ट्रंप एक स्लोगन भी दिया गया। तो इस पर हम बातें कर लेते हैं, हेड डाल लेते हैं भारत अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका संबंध, पहला प्रश्न है 24-25 फरवरी 2 दिवसीय यात्रा रही। 24 से 25 फरवरी 2020 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तथा अमेरिका की प्रथम महिला। अब प्रथम महिला कहने से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है प्रत्येक अपने देश का, तो उसकी पत्नी क्या होती है? प्रथम महिला कहलाती है। प्रथम है महिला मेलानिया ट्रंप ने, मेलानिया ट्रंप ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किया। भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किया। भारत की राजकीय यात्रा संपन्न किया। अब यहाँ पे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो उसका आंसर क्या है? अहमदाबाद स्टेडियम में। यहीं पे नोट कर ले, स्टार बना के। इस यात्रा के दौरान, स्टार बना के बटन कर लेंगे। इस यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित, गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। अब यहाँ पर देखें मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। एक सवाल और भी है, ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अभी इसकी जो दर्शक दीर्घा है उसमें 1,25,000 लोग बैठ सकते हैं। अब ये इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। पहले क्रिकेट स्टेडियम कौन था? लंदन का लॉर्ड्स था। लंदन का लॉर्ड्स था दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें लगभग 1 लाख लोग बैठ सकते थे। लेकिन मोटेरा स्टेडियम में 1.25 लाख लोग बैठ सकते हैं, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया। तो जीके में कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो गया है? 1.25 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है? मोटेरा स्टेडियम गुजरात। यहीं पर नोट कर ले। दूसरा पॉइंट, इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच कई मामलों में समझौता संपन्न हुआ। कई मामलों में समझौता संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख था, समझौता संपन्न हुआ जिसमें प्रमुख था अमेरिकी रक्षा प्रतिरक्षा, यानी कि रक्षा और प्रतिरक्षा में, डिफेंस में अमेरिका भारत को सहयोग करेगा और जहां पर उसको ज़रूरत होगी वो भारत से भी सहयोग लेगा। तो अमेरिकी रक्षा प्रतिरक्षा में समझौता हुआ। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो ऊर्जा साझेदारी, एनर्जी कोऑपरेशन पर भी बल दिया गया। ऊर्जा साझेदारी पर भी बल दिया गया। यहाँ पर विशेष रूप से ऊर्जा साझेदारी को भी लक्षित किया गया। ऊर्जा साझेदारी पर भी बल दिया गया। ऊर्जा साझेदारी पर भी बल दिया गया। आगे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में विगत 4 वर्षों में 20,000 बिलियन डॉलर केवल ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार हुआ है। यहीं पर नोट कर ले, स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर ले। अमेरिका भारत का एक
महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी सोर्स, जहाँ से ऊर्जा की यूरेनियम से लेके तमाम तकनीकी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। पिछले 4 वर्षों में $20 बिलियन ऊर्जा का व्यापार हुआ है। 20 बिलियन ऊर्जा का व्यापार हुआ है। अब इसी समय और भी समझौता हुआ हेलीकॉप्टर के लिए। और कौन सा लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका भारत को देगा? अपाचे हेलीकॉप्टर देगा, जिसका नाम क्या होगा? अगर बाय द वे अपाचे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसका कुछ कोड नाम है, वही कोड नाम उठा के रख देगा। जैसा कि पिछले बार UPPCS में पूछ दिया था कि जो चंद्रयान था, उस चंद्रयान जो भेजा गया था उसका कोड नाम क्या था? तो उससे अपाचे हेलीकॉप्टर का कोड नाम भी देख सकते हैं। ये भी नोट कर ले, स्टार ना के भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के अनुसार 6AH और 6AH 64E अपाचे हेलीकॉप्टर, 6AH 64E है अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कर लेंगे। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अमेरिका भारत को देगा, अब यहाँ पे देखिए कुछ हेलीकॉप्टर आ भी चुके हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर आ भी चुके हैं। इसमें कई तकनीकी सुविधाएं हैं। ये रात में भी उड़ सकता है, इसमें बहुत धुआं हो, कोहरा हो, अंधेरा हो, इसमें सेंसर काम करते हैं और ये आसानी से विजिबिलिटी उत्पन्न करके और कहीं पर भी पहुंच सकता है, कहीं पर भी दुर्गम इलाकों में भी जा सकता है। अपने डिफेंस करने के लिए इसमें टेक्नोलॉजी भी लगे हुए हैं कि बाय द वे अगर इसके आसपास से कोई रॉकेट आ रहा है तो उसको ये डिफेंस करने के लिए मार भी गिरा सकता है, उसको नष्ट भी कर सकता है, बच भी सकता है। इसमें कई सुविधाएं हैं जिसके कारण इस अपाचे हेलीकॉप्टर की महत्व काफ़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखें, जब भी किसी देश के साथ रक्षा संबंधी समझौता होता है तो उसमें 1-2 हेलीकॉप्टर के लिए नहीं होता है, एक बेड़ा के लिए होता है। ये ध्यान रखें। जैसे आपका फ्रांस के साथ समझौता हुआ है, कौन से लड़ाकू विमान का, जिसका नाम क्या है, जो काफ़ी चर्चा में रहा, जो सीधे लोगों ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है फ्रांस के साथ, राफेल। तो उससे राफेल में देखा जाए तो जब भारत राफेल खरीदेगा तो एक बेड़ा खरीदेगा। एक बेड़ा का मतलब 38, जिसमें 38 जहाज सीधे हों, तो वही 38 तक पूरा एक बेड़ा रहेगा। 38 पूरा एक क्या रहेगा, बेड़ा रहेगा। तो 38 अभी क्या रहेगा, राफेल आएगा। ठीक उसी तरह भविष्य में टारगेट है कि ये 38 एक बेड़ा पूरा तैयार हो जाए, किसका, इस अपाचे हेलीकॉप्टर का, ताकि हमारी जो वायुसेना है वो काफ़ी मजबूत हो जाए। तो अपाचे हेलीकॉप्टर करेगा, आपूर्ति करेगा। दूसरा पॉइंट नोट कर ले, इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगरा की भी यात्रा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगरा की भी यात्रा किया। दूसरा पॉइंट है, अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने, इसे इम्पोर्टेंट कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, हो सकता है कि फिर रिपीट कर दे। अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने
दिल्ली के एक स्कूल में यात्रा किया, दिल्ली के एक स्कूल में यात्रा किया तथा वहाँ के बच्चों से संवाद किया तथा वहाँ पर योगा की क्लास भी की। आगे देखते हैं, अगला है आरोह भारत सऊदी अरब संबंध, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच जो भी संबंध है वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत सऊदी अरब संबंध, भारत सऊदी अरब, ये भी नोट कर ले। 28 से 29 अक्टूबर 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य, 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा किया। अब यहाँ पर देखा जाए, जब सऊदी अरब की यात्रा पे पहुँचे तो वहाँ पर कितने मुद्दों पर हस्ताक्षर हुआ। कभी कभी एमओ पूछ दिया जाता है, कितने एमओ पे हस्ताक्षर हुआ। 12 मुद्दों पे हस्ताक्षर हुआ। यहीं पर नोट कर लें। सऊदी अरब पहुँचने के पश्चात, नोट कर लें, सऊदी अरब पहुँचने के पश्चात प्रधानमंत्री ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे देखें तो कुछ हमने बातें किया। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बाद अब हम लोग बातें कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के बारे में। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण चर्चा में रहे हैं, इस प्रकरण के बारे में बातें कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, इसमें पहला है बराकाह। बराकाह क्या है? बराकाह से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसे इम्पोर्टेंट भी कर लेंगे, पूछा जाएगा आज नहीं तो कल। बराकाह अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एटॉमिक रिएक्टर ऑफ अरबियन कंट्री, ये फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ अरबियन कंट्री है। ये पूरे अरब जगत का पहला क्या है? ये परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। यहीं पर नोट कर लें, बराकाह यह अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब इसकी शुरुआत कब की गई है? इसे कब एक तरह से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2020 से इसे स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। यहीं पर नोट कर लें, स्टार्टना के 1 अगस्त 2020 से 1 अगस्त 2020 से इसे प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आगे नोट कर लें, इस परमाणु संयंत्र के बन जाने से
यूएई में यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई में प्रति वर्ष यूएई में प्रति वर्ष 21 मिलियन टन प्रति वर्ष 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आगे देखते हैं WTO, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उस WTO में ऑब्जर्वर का दर्जा किस देश को दिया गया है? ये पूछा जा सकता है कि WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया है, पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। ए पर नोट कर लें स्टार बना के। विश्व व्यापार संगठन में तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे नोट कर लें 22 जुलाई 2020 को 22 जुलाई 2020 को जनेवा में इस बात की घोषणा की गई। जनेवा में इस बात की घोषणा की गई। जनेवा में इस बात की घोषणा की गई। घोषणा की गई। आगे नोट कर लें आगे है अमेरिका खुला आकाश संधि से बाहर हो गया। ओपन स्काई ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी से कौन सा देश बाहर हो चुका है? तो इसका आंसर है अमेरिका। आखिर ये खुला आकाश संधि है क्या? ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या? OST कहा जाता है। और इससे OST में क्या होता है कि यहाँ पे जो आकाश में वायुयान उड़ते हैं, जो निशस्त्र वायुयान उड़ते हैं, उन निशस्त्र वायुयानों को कोई भी देश अपने यहाँ से उड़ने से नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। इसी कारण जो भी निशस्त्र, मतलब ये लड़ाकू की बात नहीं हो रही है, निशस्त्र की बात हो रही है। जो भी निशस्त्र होते हैं वो किसी भी देश के ऊपर से जा सकते हैं, आ सकते हैं, यात्री विमान, कार्गो विमान। लेकिन जो निशस्त्र होते हैं तो उससे बाहर निकलने की घोषणा किसने कर दिया है? अमेरिका ने कहा है। अमेरिका कहा है कि हम चाहें तो किसी भी देश के जहाज़ को, वायुयान को आने नहीं दे सकते हैं। अमेरिका बाहर हो गया इस संधि से। यही पर नोट करते हैं खुला आकाश संधि। खुला आकाश संधि, संधि ओपन स्काई ट्रीटी, OST। खुला आकाश संधि से अमेरिका बाहर हो गया। खुला आकाश संधि से अमेरिका बाहर होने की घोषणा कर दिया। आगे नोट कर लें आगे नोट कर लें वर्तमान में इस संधि के वर्तमान में इस संधि के 34 देश पक्षकार हैं। कितने देश इसमें शामिल थे? 35, लेकिन अमेरिका बाहर निकल गया। कुल 34 देश पक्षकार हैं, देश पक्षकार हैं। आगे नोट कर लें इस संधि के तहत निशस्त्र हवाई उड़ानों को
इस संधि के तहत निशस्त्र हवाई उड़ानों को कोई भी देश मंजूरी प्रदान करता है, कोई भी देश मंजूरी प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन से और भी अमेरिका बाहर हो गया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? जब कोविड चल रहा था तो उसी कोविड में WHO चाइना की ज़्यादा वकालत कर रहा था। चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने रोक दिया, तो अमेरिका कहा कि हम WHO को ही छोड़ देते हैं। उसने किसको छोड़ दिया? WHO को। तो पूछा जा सकता है कौन से कोविड-19 के दौरान कौन सा देश WHO की सदस्यता छोड़ दिया? तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। ये पर नोट कर लें, अमेरिका या USA WHO से बाहर होने की घोषणा कर दिया, लेकिन इसने तत्काल नहीं छोड़ा। कब छोड़ेगा? 6 जुलाई 2020 को इसने UNO को पत्र लिख दिया। UNO को पत्र लिख दिया और 1 साल के बाद वो छोड़ देगा, यानी कि 6 जुलाई 2021 को वो पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा। यहीं पर नोट कर लें, 6 जुलाई 2020 को UNO के महासचिव को पत्र लिखकर WHO छोड़ने की घोषणा किया। और 6 जुलाई 2021 को इससे बाहर हो जाएगा, इससे पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा। जबकि ये देखा जाए, USA जब गठित हुआ, जब बना WHO, तब से मेंबर है। 1948 से इसका सदस्य है, लेकिन यह इस बार छोड़ने का ऐलान कर दिया। ए पर नोट कर ले, USA WHO का 1948 से सदस्य है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट 2020। सतत विकास रिपोर्ट 2020। सतत विकास रिपोर्ट 2020। यहीं पर नोट कर लें, सतत विकास रिपोर्ट 2020। यहीं पर नोट कर लें। इस रिपोर्ट की घोषणा 30 जून 2020 को UNO के द्वारा किया गया। UNO के द्वारा किया गया। अब इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा है? सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, पूछा जाता है। अंतिम स्थान पे कौन सा देश है और भारत का कौन सा रैंक है। जब भी कोई रिपोर्ट देखें, जब भी कोई रैंकिंग देखें, तो 3 चीज़ें देखें, प्रथम, अंतिम और भारत। प्रथम स्थान पे कौन सा है, अंतिम स्थान पे कौन सा है और भारत का कौन सा पोजीशन है, इसको निश्चित देख के चलें। यहीं पर नोट कर लें, स्टार ना के। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे स्वीडन है। स्वीडन फर्स्ट स्थान पे स्वीडन है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। इसमें भारत का स्थान 117वां है, 117।
भारत का स्थान 117 है, 117 है, जबकि इसमें अंतिम स्थान पर अंतिम स्थान पर अंतिम स्थान पे अंतिम स्थान पे चाड़ कर लें, चाड़ है, अंतिम स्थान पे चाड़ है। अब हम लोग बात करते हैं, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बन चुका है। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बन चुका है। तो यहाँ पे देखें, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। जो अस्थाई होते हैं उनका हर 3 साल पे रिन्यूअल होता रहता है, जबकि जो परमानेंट सदस्य हैं वो भंग नहीं होते हैं, उनका हमेशा सदस्यता बना रहता है। यहीं पर नोट कर ले, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य निर्वाचित हुआ है। अब ये कौन सा अवसर है कि इस भारत सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बना है? 8वां अवसर है, ये भी नोट कर ले। यह भारत का 8वां अवसर है, भारत का 8वां अवसर है। अब हम बातें कर लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक 2020। वैश्विक शांति सूचकांक 2020। अब इसमें आपको ये देखना है कि 163 देश हैं। इस वैश्विक शांति सूचकांक में कुल 163 देशों की लिस्टिंग की गई है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है, भारत का कौन सा स्थान है विश्व शांति में, और अंतिम स्थान पे कौन सा है, यहीं पर नोट कर ले। वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है ये पूछा जाता है, 139वां, 139, ये भी नोट कर लें। भारत का 139वां स्थान है। इसमें भारत का 139वां स्थान है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। जबकि इसके पहले 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, 141वां था, ये भी नोट कर लें। 2019 में भारत का 141वां स्थान था। तो भारत का 141वां था, लेकिन 2 अंकों का सुधार हुआ है और भारत कितने पे आ गया है, 139 पे आ गया है। अब सबसे अशांत कौन है, जहाँ पे शांति नाम की चीज़ ही नहीं है? सबसे अशांत है अफ्रीका में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जो सेंट्रल अफ्रीका है, वहाँ पे बहुत अशांति है। वहाँ पे निग्रो लोग हैं, काले लोग, वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वो 10 दिन जीना चाहते हैं, बस सोचते हैं मार काट करते रहो सीधे सीधे। वहाँ पे अभी भी वही आदिम मानव है, तो स्वाभाविक है कि वो अशांत रहेगा। वो जानवर को नहीं छोड़ते तो इंसान है। यहीं पर नोट कर लें। विश्व में सर्वाधिक अशांत मध्य पूर्व अफ्रीकी गणराज्य को माना गया है। मध्य पूर्व अफ्रीकी गणराज्य को माना गया है। तो अंतिम स्थान पे कौन सा है, मध्य पूर्व अफ्रीकी गणराज्य।
अफ्रीकी गणराज्य है। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। अब इसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से सवाल पूछा जाता है हर साल। प्रथम स्थान पे कौन सा है, भारत का स्थान कौन है, अंतिम स्थान पे कौन है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा जब टैली करके पूछ देगा तो पिछले बार कितना था भारत का, ये भी पूछ सकता है 2019 में या 2018 में, तो इन सबको देख लेंगे। ये पर नोट कर लें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, जबकि दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, जबकि भारत का पोजीशन कौन सा है, भारत 142, भारत का इस बार 142 हो गया है। नोट कर लें, भारत का स्थान 142 है। 142 को इम्पोर्टेंट कर लेंगे, पूछा जाता है। भारत का स्थान 142वां है, 42वां है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत पिछले साल कौन से स्थान पे था, उसके पहले भारत 2018 में 138वें स्थान पे था, 2019 में 140वें स्थान पे था। 2 अंक की और गिरावट आई, भारत इस बार किस पे पहुंच गया, 142 पे। यहीं पर नोट कर लें, यहीं पर नोट कर लें, भारत 2018 में 138वां, 2018 में 138वां, 2019 में 140वां, 2018 में 138, 2019 में 140वें स्थान पर था, 140वें स्थान पे था। आगे नोट कर लें, स्टार बना के 40वें स्थान पे था। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, इस सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा देश हो सकता है, अंतिम स्थान पे चीन, कोई फ्रीडम नहीं, कोई प्रेस नहीं। भारत में इतनी आज़ादी है प्रेस की, दिन भर प्रेस चिल्लाता रहता है, तब भी 142वें स्थान पे है। तो चाइना में तो कुछ नहीं बोला जाता, तो चाइना अंतिम स्थान पे है। ये नोट कर लें, इस सूची में चाइना अंतिम स्थान पे है, 177वें स्थान पे है, 177। इस सूची में चाइना अंतिम स्थान पे है। अब हम लोग बातें करते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वालों में कौन सा फर्स्ट स्थान पे है, इसको देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। ये भी नोट कर लें, इसमें कुल 180 इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया, कुल 180 देशों को शामिल किया गया, 80 देशों को शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट है, अब इसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा है, शीर्ष स्थान पे है डेनमार्क। ये भी नोट कर लें,
इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान पे कौन सा है? 80वां स्थान लाइबेरिया, अफ्रीका का एक देश है लाइबेरिया, कोई पर्यावरण का रेटिंग नहीं है वहाँ पे। अंतिम स्थान पर लाइबेरिया है। जबकि भारत का 168वां स्थान है, 168। पिछले साल 177 था, इस बार 168 है। नोट कर लें, इस सूची में भारत को 168वां स्थान दिया गया है, 168 स्थान दिया गया है। अब इतना सफाई, गंगा की सफाई से लेके पहाड़ों की सफाई, शहरों की सफाई, फिर भी भारत का स्थान पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कहाँ पे है? 168 में, 168 पे। आगे देखते हैं, मृत्युदंड पर एमनेस्टी रिपोर्ट। मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, एक मानवाधिकार संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है और वो प्रति वर्ष ये जारी करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कि सबसे अधिक मृत्युदंड कहाँ पे दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जारी करता है कि सबसे अधिक मृत्युदंड किस वर्ष कहाँ पे दिया गया। तो ये मृत्युदंड पर अपना रिपोर्ट दिया है 2020 में कि सबसे अधिक 2020 में, मतलब एक साल बाद देता है, यानी कि 2019 बीत चुका है तो उसमें सबसे अधिक कहाँ मृत्युदंड दिया गया। अब ये 2020 में का जो मृत्युदंड दिया गया होगा वो 2000 किस में देगा? 21 में देगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मृत्युदंड पे रिपोर्ट, यहीं पर नोट कर लें। यहीं पर नोट कर लें, वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड ईरान में दिया गया। सर्वाधिक मृत्युदंड ईरान में दिया गया, ईरान में दिया गया। उसके पश्चात मृत्युदंड, दूसरा सबसे अधिक मृत्युदंड सऊदी अरब में दिया गया। उसके पश्चात सऊदी अरब में दिया गया, अरब में दिया गया। तीसरे स्थान पे इराक, तीसरे स्थान पे इराक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं है, फिर भी ये जान लें कि सबसे अधिक दुनिया का मृत्युदंड चाइना देता है। लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट के अनुसार हम चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इराक में सबसे अधिक दिया गया है, दूसरा सऊदी हो रहा है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक हज़ारों की संख्या में, यहाँ पे तो 264 ही दिए गए हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में मृत्युदंड कहाँ पे दिया गया है? वो चाइना में दिया गया। कोई प्रेस है ही नहीं, कोई लीक ही नहीं होता मामला, इसलिए सर्वाधिक मृत्युदंड चाइना में ही जाता है। लेकिन एमनेस्टी शब्द जोड़ दे तो फिर आपको किसको लगाना होगा? इराक को लगाना होगा। यहीं पर नोट कर लें, इस रिपोर्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट एमनेस्टी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को छोड़कर दुनिया में सर्वाधिक मृत्युदंड चीन में दिया जाता है, चाइना में दिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जिन्होंने मृत्युदंड को अपने यहाँ समाप्त कर दिया है, कैपिटल पनिशमेंट को अपने यहाँ समाप्त कर दिया है। और कैपिटल पनिशमेंट को समाप्त करने वाले, मृत्युदंड को समाप्त करने वाले कितने देश हैं? 132 देश। भारत में तो है,
दुनिया के 132 देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्युदंड को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यहीं पर नोट कर ले स्टारना के। विश्व के 10 और बढ़े हैं, 142 कर लेंगे। विश्व के 142 देश ऐसे हैं जहां पर मृत्युदंड को समाप्त किया जा चुका है, मृत्युदंड को समाप्त किया जा चुका है। अब यहाँ पर देखा जाए कौन ऐसा देश है जहाँ पे अल्पवयस्कों को मृत्युदंड से मुक्ति मिल गई है। नहीं तो पहले सबको मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन अल्पवयस्क को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, जो 15 वर्ष के नीचे बच्चे हैं, और वो है सऊदी अरब। ये भी नोट कर लें, सऊदी अरब में अल्पवयस्कों को मृत्युदंड से मुक्ति है, मृत्युदंड से मुक्ति की गई है। उसके स्थान पे उन्हें क्या प्रावधान किया गया है, 10 वर्ष की सज़ा। उसके स्थान पर 10 वर्ष की सज़ा निर्धारित की गई है, सज़ा निर्धारित की गई है। भारत में भी इस वर्ष 4 लोगों को फांसी दी गई। और कब फांसी दी गई थी, 20 मार्च 2020 को, निर्भया कांड के 4 आरोपियों को। यही पर नोट कर लें, भारत में 20 मार्च 2020 को, 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 आरोपियों को, निर्भया कांड के 4 आरोपियों को फांसी की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा दी गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो नाटो अमेरिका सहित पूंजीवादी देशों का एक संगठन है, नाटो। और इस नाटो में एक समझौता है कि अगर नाटो के एक सदस्य देश पर कोई देश हमला करता है तो ये मान लिया जाएगा कि जितने भी मेंबर हैं उस सब पर हमला हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जितने भी विकसित देश हैं सब इसमें शामिल है। तो इसमें अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है उसका नाम पूछा जा सकता है। हाल ही में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है उसका नाम पूछा जा सकता है। ये पर नोट कर ले, नाटो का 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया बना है, उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना है। मैसेडोनिया ये यूरोपीय कंट्री है, मैसेडोनिया। इसी मैसेडोनिया का रहने वाला अलेक्जेंडर था, इसी का रहने वाला सिकंदर था। आगे नोट कर लें, 30वां सदस्य बना है। यही पर नोट कर लें, नाटो का गठन अप्रैल 1949 में किया गया था। गठन 1949 में किया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। अब इस रिपोर्ट में विश्व का कौन सा देश है जो सबसे खुश है? कौन हो सकता है जहाँ पे कोई शांति, पूरी शांति हो? इंडिया तो ना खुश के श्रेणी में आएगा। इसके पड़ोसी जो देश हैं वो भारत से ज़्यादा खुश हैं। श्रीलंका खुश है, मालदीव खुश है, लेकिन ये ना खुश है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संघर्ष है, यहाँ पे संप्रदायवाद है,
यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे तमाम तरह की कुंठित विचारधाराओं से भारत घिरा हुआ है। इसलिए ये खुश बहुत नहीं है। तो इसे जब खुश नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा। आत्महत्या में भी देखा जाए तो भारत में बहुत आत्महत्याएं होती हैं। जगह जगह पे छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि अगर खुश होते तो आत्महत्या करते हो, नहीं करते। तो देखते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इसमें पहले स्थान पे फिनलैंड है। आबादी बहुत कम है, बहुत होंगे तो 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते होंगे। फिनलैंड में 2 या 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 2 व्यक्ति निवास करते हैं, 3 व्यक्ति। और इंडिया में देख ले, इंडिया में 1 किलोमीटर में 382 औसत निकाला गया है। और दिल्ली में तो 12,000 निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में 12,000 दिल्ली में निवास करते हैं। ये भी नोट कर लें। प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पे डेनमार्क है। अब विश्व का सबसे दुखी देश कौन सा होगा? मतलब अंतिम पावदान पे होगा वो दुखी होगा, अफगानिस्तान। ये भी नोट कर लें। विश्व का सर्वाधिक दुखी देश है अफगानिस्तान है, दुखी देश है अफगानिस्तान है। भारत का कौन सा स्थान है? 144वां, 144। नोट कर लें, इसमें भारत का 44वां स्थान है, 144। 153 देश शामिल ही हैं, जिसमें भारत का कौन सा पोजीशन है? 144वां। ये भी नोट कर लें। इस रिपोर्ट में 153 देश को शामिल किया गया है, देश को शामिल किया गया है। आगे नोट कर लें। अब इतने यही समझ जाएं कि श्रीलंका और आपका भूटान है, नेपाल है, इससे ज़्यादा खुश है इंडिया से। उनकी रैंकिंग भारत से ज़्यादा है, उनकी अच्छा है, लेकिन 144वां है। बहुत ये दुख की बात है भारतीय होने के नाते। आगे देखिए, आगे देखते हैं, और वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, संपदा सूचकांक 2020। अब ये बौद्धिक का मतलब क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल, जो भी चीज़ें हैं, बुद्धिजीविता। अब इसमें बौद्धिक संपदा उससे जो जुड़े हुए हैं, उस बौद्धिक संपदा में कौन कौन से देश प्रथम स्थान पे है, कौन सेकंड पे है, कौन अंतिम में है, भारत का क्या रैंक है, इसको देख लेते हैं। यहीं पे नोट कर लें, नोट कर लें। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अब चूँकि अमेरिका ज़्यादा धनी है तो बौद्धिकता ज़्यादा और संपदा भी वहीं पर ज़्यादा होगी। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। इस देश में पाकिस्तान को देखा जाए तो 51वां स्थान मिला है, 51, और भारत को 40। ये पर नोट कर लें, इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान 51वां स्थान पे है।
अब यहाँ पे देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है। तो कौन सा देश है सबसे अधिक भ्रष्ट है, कहाँ पे भ्रष्टाचार सबसे अधिक है, इस पर हम बातें करते हैं। यहीं पर नोट कर लें, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019, यहीं पर नोट कर लें। यह 180 देशों का 180 देशों का रैंकिंग है, जिसमें सबसे कम भ्रष्ट, यहाँ पे देखें रैंकिंग जैसे बढ़ती जाएगी वो भ्रष्ट बहुत आ जाएगा। तो इसमें सबसे कम भ्रष्ट कौन सा देश है? पहले स्थान पे डेनमार्क है, ये पे नोट कर लें। विश्व में सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क है, डेनमार्क है। जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। और सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? 180वें स्थान पे हो। सर्वाधिक भ्रष्ट देश है सोमालिया, अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, सबसे भ्रष्ट है, ये पे नोट कर लें। सोमालिया सर्वाधिक भ्रष्ट देश है, सोमालिया सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। अभी से भ्रष्टाचार के बोध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? बीच में लटका हुआ है। भारत न बहुत अधिक भ्रष्ट है न कम भ्रष्ट है। अब सोचे, भारत में अगर मध्यम वर्गीय भ्रष्टाचार है तो सोमालिया में कितना भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात है कि अगर भारत में भ्रष्टाचार 80वें स्थान पे है भ्रष्टाचार के मामले में, ये भी नोट कर लें। भारत भ्रष्टाचार के मामले में 80वें स्थान पे है, 80वें स्थान पे है। पिछले वर्ष 78वां स्थान था, थोड़ा सा कम भ्रष्टाचार आया है इसमें। भ्रष्टाचार कम हुआ है, मोदी जी का प्रभाव बढ़ा है। ये पे नोट कर लें, स्टार बना के। 2000 नहीं, रैंकिंग डाउन जा रही है ना। 2000 अच्छा हाँ 80 हो गया है तो बढ़ गया ना, आगे नोट कर। वर्ष 2018 में भारत 78वें स्थान पे था। तो 2018 में 78वें स्थान पे था, तो थोड़ा सा 2 अंक का गिरावट हुई है, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। इतना सख्ती के बावजूद न खाएंगे न खाने देंगे, फिर भी भ्रष्टाचार। आगे देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। लोकतंत्र सूचकांक 2019, यहीं पर नोट कर लें। इस सूचकांक में विश्व भर के 165 देशों को शामिल किया गया है। 165 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर 167 कर ले, 2 और भी देश शामिल किए गए, 167 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा पॉइंट है
इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है, अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे जो वहाँ का सनकी तानाशाह है वही सब कुछ है, वही कानून है, वही आदेश है, वही मुहर है, वही सरकार है, पब्लिक का कुछ नहीं चलता। वो जिस दिन घोषणा कर देता है कि हमारे नाना नानी को ही देवी देवता के रूप में पूजना है, तो उसी के नाना नानी दादा दादी को देवी देवता के रूप में पूजना होता है, उसे स्वयं देवता मान लिए हैं, क्योंकि एक वाइट पहाड़ी है वहाँ पे, सफ़ेद पहाड़ है। उसी सफ़ेद पहाड़ी पे जब घोड़ा लेकर निकल जाता है तो उत्तर कोरिया वाले समझते हैं कि कुछ यहाँ पे नया क्रांति होने वाली है, कुछ क्रांति होने वाली है, या तो एक नया परमाणु विस्फोट होगा, या तो फिर एक मिसाइल दागा जाएगा कहीं ना कहीं पे, या कुछ होगा, इसलिए उसको देवता मान लेते हैं। और सबसे खराब लोकतंत्र है उत्तर कोरिया। अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया। तो भारत की क्या स्थिति है? भारत बीच में ही होगा, नोट कर लें। इस सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे है, 51। इस स्थान भारत का 51वां स्थान है, लेकिन गिरावट आई है। पिछले वर्ष भारत 40वें स्थान पे था, मतलब 2018 में 40वें स्थान पे था, 2019 में गिरावट आ गई, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे लोकतंत्र का क्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। यहीं पर नोट कर लें। वर्ष 2018 में भारत का स्थान 41वां था, 41। भारत का स्थान 41वां था। आगे देखते हैं, अगला है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020। ये भी नोट कर लें। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, डेनमार्क है। जबकि दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। इसमें भारत का कौन सा पोजीशन है? भारत 76 पे है, ये भी नोट कर लें। इसमें भारत का स्थान 76वां है। भारत का स्थान 76 है, 76 है। तो इस तरह हमने बातें किया करंट के बारे में, और अब हम लोग बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू।